गुड इवनिंग बच्चों। मोनू, अमित, सभी बच्चों को नमस्ते, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है भाई? कुमकुम, हर्ष, रजत, तनिष्क, सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग। प्रणय भाई, आप कितनी बार बताओगे कि आप आईसीयू में थे, आपका बैकलॉग हो गया है? मैं सुन लिया, मैंने देख लिया। मेरी तरफ से बताइए, मैं आपको क्या हेल्प कर दूं। आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, आप धीरे धीरे अपने हेल्थ को ध्यान में रखते हुए अपने बैकलॉग कंप्लीट करिए। धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो मैंने आपको फर्स्ट डे भी कहा था, जो अपने हाथ में नहीं है उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। आप अपने हेल्थ को टॉप प्रायोरिटी पे रखिए, उसके बाद पढ़ाई करिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, चलो। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? सभी बच्चों को ऑडियो वीडियो क्लियर है? काइनेमेटिक्स का यूज किसी कभी भी कहीं भी पड़ जाता है, आप तो देखते ही रहते हैं। काइनेमेटिक्स, वेक्टर, इन सब का उपयोग किसी भी चैप्टर में कभी भी पड़ सकता है भाई। आप देख ही रहे हैं कितनी बार पढ़ा है। पावर के क्वेश्चन हमने किया था, उसमें काइनेमेटिक्स का यूज नहीं था, उसमें भी था। चलिए, तो मैंने आपको होमवर्क दिया था, कितने बच्चों ने कर लिया ये? सीओएम हमने हॉलो का निकाल लिया था आई थिंक, है ना, h/3 पे। और सीओएम ऑफ ए सॉलिड कोन होमवर्क दिया गया था, तो आई थिंक सभी बच्चों ने कर लिया होगा। और भी मैंने कुछ नॉन यूनिफॉर्म का भी होमवर्क दिया है, ठीक है। और भी हमने कुछ नॉन यूनिफॉर्म का भी होमवर्क दिया है। भाई, इस कंटेंट से आप कुछ भी कर सकते हैं, बट ओलंपियाड के लिए और भी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जो करने चाहिए, ठीक है। आप सब कुछ जो है आपके ऊपर है, आप जहां मन से वहां से करिए, बट ओलंपियाड के लिए थोड़े और डिफरेंट टेस्ट के क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। यहाँ जेई एडवांस तक की चीजें करता हूँ, हालांकि उसके आप ओलंपियाड का पहला जो स्टेज है ना, पहला जो स्टेज है वो तो बहुत आसानी से निकलता है, वो एडवांस से भी काफी बिलो होता है। जो आईपीएचओ की बात हो रही है, आईपीएचओ जो सेकेंड लेवल है, उसके क्वेश्चंस काफी अच्छे होते हैं। उसके लिए आपको थोड़े और उस लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। सीओएम ऑफ ए सॉलिड कोन, बाकी कॉन्सेप्ट यही रहता है। बिल्कुल करिए भाई, टाइम मिलता है तो कोई भी बुक कर सकते हैं, कोई भी बुक कर सकते हैं, आपके पास टाइम मिलता है तो। एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इंटीजर टाइप क्वेश्चन, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, जो अपने पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, टाइम मिलता है ना, एससीबी मॉड्यूल के अलावा, तो आप वो भी कर सकते हैं, आपको फायदा ही करेगा। सीओएम ऑफ ए सॉलिड कोन, तो ये कितने बच्चों ने किया है भाई? क्या रिजल्ट आया आपका? सॉलिड कोन के सीओएम का रिजल्ट क्या आया? सॉलिड कोन के सीओएम का रिजल्ट क्या आया? कोई बताएगा? किसी ने किया? इसमें क्या डिफरेंशियल एलिमेंट कट किया आपने? तो ये सॉलिड कोन है, सॉलिड कोन में आपने क्या कट किया? तो सॉलिड कोन में हमने क्या कट किया वो हमें देखना है, डिस्क कट होगा, है ना। लेकिन यहां थोड़ा सा अंतर है, आप जो डिस्क कट करेंगे आप वर्टिकल पे जाके कर सकते हैं, बिल्कुल सही है उत्कर्ष प्रिंस आप लोगों का। h/4 बिल्कुल सही है, ठीक है, h/4। तो अगर आप यहां पे डिस्क जो कट करेंगे, यहां स्लैंट हाइट पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो डिस्क है उसकी थिकनेस काफी होगी, तो ये आप ऐसे कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको डिस्क वर्टिकली कट किया जा सकता है इसमें। तो इसमें एक डिस्क कट होगा, है ना, और ये जो डिस्क होगा
ये डिफरेंशियल एलिमेंट बनेगा। बट यहाँ पे भी वेरिएबल दो नजर आ रहे हैं आपको, यहाँ पे भी वेरिएबल आपको दो नजर आएंगे। पहला अपने पास ये, जैसे ये थीटा है, ये आपका कुछ भी, आप नीचे y पर जाओगे कैसे डिफरेंशियल एलिमेंट कट होगा, y पे जाके dy का डिफरेंशियल एलिमेंट कट होगा। ये आप y पे गए, यहां पे y पे आप जाओगे और ये डिस्क होगा ऐसा। अब आप बोलोगे इसे ये तो वर्टिकल आएगा, बिल्कुल ये ऐसे वर्टिकल आएगा। तो आप यहां पे डिस्क का थिकनेस है तो ये आप वर्टिकल ले सकते हैं। उसका रीजन है, उसका रीजन ये है, हॉलो कोन में हमेशा हम स्लैंट हाइट से कट करेंगे और हमें एक रिंग मिलेगा जिसका थिकनेस स्लैंट हाइट पे जाएगा, जबकि डिस्क में ये ऐसा होगा। रीजन क्या है देखो, आप बोलोगे सर इसमें भी तो ऐसा हो रहा है, ये ऐसे है तो, लेकिन ये अगर आप dy लेते हो और ये वर्टिकल, ये थीटा है मान लो, तो इसका जो प्रोजेक्शन लोगे वो आएगा dy cos थीटा। dy खुद ही बहुत छोटा है और cos थीटा अपना लेस देन 1 है ना, इसीलिए ये और ये डिस्क के केस में सेम हम मान सकते हैं। तो दैट इज द रीजन बिहाइंड। तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर आप सॉलिड कोन में डिस्क कट करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, नहीं हॉलो कोन आप नहीं कट कर सकते, हॉलो कोन आप नहीं कट कर सकते क्योंकि उसमें आपको परेशानी होगी, क्योंकि हॉलो कोन का हाइट भी चेंज होगा ना, रेडियस भी चेंज होगा, मतलब आप उसकी हाइट भी चेंज करोगे, रेडियस भी चेंज करोगे तो आप फंस जाओगे। आप इसमें इजी है, डिस्क कट करिए और डिस्क का रेडियस कुछ आप यहाँ पे x मान लीजिए, ये अपना r है और ये अपना पूरा h है, ठीक है, h जो है इसकी हाइट है। ये जैसे a b c है और ये d और e ले लीजिए, तो एक सिमिलर ट्रायंगल से आप इनमें रिलेशन निकाल सकते हो जैसे हम लोगों ने वहां पे भी किया था। तो सिमिलर ट्रायंगल से जब आप रिलेशन निकालोगे इसमें तो हमारे पास क्या मिलेगा, तो सिमिलर ट्रायंगल से जब आप रिलेशन निकालोगे तो आपको ये मिलेगा, ये अपना y है, ये अपना पूरा h है, ये आपने x माना है और ये r माना है, तो a d e और ये अपना b और ये c। तो सिमिलर ट्रायंगल यूज कर लो, ठीक है। तो सिमिलर ट्रायंगल से क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी सिमिलरिटी है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो x बाई आर इज इक्वल टू y बाई एच। तो इसमें आप x को y के फॉर्म में लिख सकते हो, r बाई एच इंटू वाई, ठीक है। अब आपके पास जो सेंटर ऑफ मास है, ये डिफरेंशियल एलिमेंट, इसको आप dm बोल रहे हैं, ये डिस्क होगा, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा, जो कितनी दूरी पर होगा, इसे आप 0,0 ले लीजिए, तो कितनी दूरी पे होगा, YCOM क्या होगा, अपने अपने आप इसी को पॉजिटिव ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है। आप इसको x एक्सिस मान लीजिए, ये अपना x एक्सिस है ना, और यही अपना y एक्सिस है। तो ये अपना इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, 0,y, 0,y, मैं इसी को पॉजिटिव मान रहा हूं। ये अपना होगा, ये क्या है, COM ऑफ डिस्क, इसके सेंटर पर होगा, तो ये डिस्क का COM है जो इसके सेंटर पे होगा, जिसका कोऑर्डिनेट होगा 0,y। तो आप dm लिखना सभी को अब आता है, dm क्या होगा, मास पर यूनिट, यहां पर सॉलिड कोन है, यहां सॉलिड कोन है तो रो की बात होगी, है ना, वॉल्यूम डेंसिटी वो होगा m अपॉन 1/3 पाई r स्क्वायर h। क्लियर है सभी बच्चों को, दिस इज डेंसिटी, ये रो कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म सॉलिड कोन है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो पर यूनिट वॉल्यूम कोन का वॉल्यूम लिख दोगे 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो यहां से अपने पास आ जाएगा 3m अपॉन पाई r स्क्वायर h, ये तो वॉल्यूम हो गया, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इंटू dv, यही तो बताया गया था आपको, dv। ठीक है,
तो यहाँ पे हॉलो से नहीं करेंगे भाई, हॉलो में दिक्कत आएगी आपको। ये देखो ना, आप हॉलो कैसे लोगे, ऐसे लोगे, ऐसे लोगे तो ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, फिर ये भी इसको बढ़ाओगे 2 डायमेंशनल, कैसे करोगे? हॉलो में दिक्कत आएगी। डिस्क कट करिए, तो यहां से अपने पास डीवी, डीवी क्या है? डीवी अपना है डिफरेंशियल वॉल्यूम ऑफ डिस्क, है ना, डिफरेंशियल वॉल्यूम ऑफ डिस्क, यही तो है। तो डिस्क का डिफरेंशियल वॉल्यूम डीवी लिखना सिखाया है, एरिया ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट इनटू थिकनेस, है ना। डीवी आपको लिखना सिखाया गया है, एरिया ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट इनटू थिकनेस। तो एरिया अपना क्या है? पाई, रेडियस कितना माने हो? एक्स, तो पाई एक्स स्क्वायर इनटू थिकनेस कितना होगा? डी वाई। वाई पर आप गए हो और ये थिकनेस अपना डी वाई है, ये जो सामने दिख रहा है दिस इज योर डी वाई, ठीक है। तो डी वाई इज द थिकनेस। अब हमें एक्स एज ए फंक्शन ऑफ वाई पता है, तो पाई इसको यहां ले आओ, आर स्क्वायर एच स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई। तो आपने डीवी लिख लिया, इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो, तो डीएम अब मिलने जा रहे हैं 3m अपॉन पाई आर स्क्वायर एच इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई। तो पाई आर स्क्वायर तो कैंसिल होता है, डीएम आपको मिलता है 3m अपॉन एच क्यूब वाई स्क्वायर डी वाई। तो ये आपने डीएम एज ए फंक्शन ऑफ वाई निकाल लिया, ठीक है। अब आपको बस वाई सी एम के फॉर्मूले में लाके इसे पुट करना है। तो वाई सी एम होगा, डीएम अपने पास है 3m अपॉन एच क्यू वाई स्क्वायर डी वाई, यही है ना भाई। डीएम है 3m अपॉन एच क्यू वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है। तो अब वाई सी ओ एम जो होगा वो होगा इंटीग्रेशन डीएम, और डीएम जो आपका डिस्क है ना, उसका सेंटर ऑफ मास आपके रेफरेंस एक्सिस से कितनी दूरी पर है? वाई दूरी पर। आप देखिए आपका जो डिस्क है, ये डिस्क है, इस डिस्क जो डिफरेंशियल एलिमेंट, इसका 0,0 से इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है? 0,y पर। तो डीएम इंटू क्या लिखोगे? y। और मैंने कहा था कि इंटीग्रेशन डीएम यूनिफॉर्म है, तो इसे तो आप पूरे को क्या लिख सकते हो? m। यूनिफॉर्म है तो बताया था, नॉन यूनिफॉर्म होगा तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिए थे नॉन यूनिफॉर्म के, जो इंटरेस्टेड होंगे शायद उन्होंने किया भी होगा। डीएम इंटू वाई, तो डीएम की वैल्यू अब आप यहां पे लिख दीजिए 3m अपॉन एच क्यूब बाहर हो जाएगा, और वाई स्क्वायर और वाई क्यूब डी वाई। ये लिमिट कहां से कहां रखोगे? देखो वाई से वेरी कर रहे हो तो वाई को वेरी करोगे, लिमिट बताओ सब लोग, 0 से कैपिटल एच है ना, वाई को वेरी करोगे यहां से लेके यहां तक, तो ये पूरा 0 से आर क्यों बोल रहे हो? लिमिट 0 से आर क्यों बोल रहे हो भाई? वाई, आप यहां से वाई डिस्टेंस नीचे गए हो और डिस्क कट किया है, तो ऐसा डिस्क आप पूरा वेरी कराओगे कहां से कहां? ये डिस्क है, ये डिस्क है, ये डिस्क है, ये डिस्क है, तो ये पूरा वेरी कहां से कहां होगा? ये वाई है, तो वाई कहां से कहां वेरी होगा? 0 से एच। 0 से आर क्यों बोल रहे हो? ठीक है, 0 से एच वेरी होगा, ठीक है, 0 से एच वेरी होगा, तो ये अपने पास आ जाएगा 0 से एच, ठीक है। तो अपने पास वाई सी एम हो जाएगा 3m अपॉन एच क्यूब, m से m भी कैंसिल करो, तो यहां पे अपने पास आ जाएगा 3 अपॉन एच क्यूब, ये हो जाएगा h की पावर 4/4, तो वाई सी एम आया 3h/4 फ्रॉम द एपिक्स। कहां से आया है? फ्रॉम द एपिक्स, फ्रॉम एपिक्स से आपको ये मिला। तो फ्रॉम बेस क्या हो जाएगा? वाई सी ओ एम फ्रॉम बेस क्या हो जाएगा? h माइनस 3h/4, है ना भाई, दैट इज h/4। तो ये याद रखो फ्रॉम बेस,
हॉलो का h/3 था, सॉलिड का आया h/4। तो फ्रॉम बेस जो है याद रखो, ये स्टैंडर्ड है, आपको याद रखना है ये, ठीक है। तो आपने कई सारे स्टैंडर्ड के आपके फॉर्मूले मिले, उसको आप याद रखिएगा। हॉलो का h/3 फ्रॉम द बेस, सॉलिड का h/4, हॉलो स्फेयर का सेंटर से हॉलो स्फेयर का बताओ r/2, सॉलिड स्फेयर का 3r/8। टेस्ट में सेंटर ऑफ मास नहीं आएगा, टेस्ट में काइनेमेटिक्स से लेकर वर्क पावर एनर्जी आएगा। टेस्ट में जो आएगा वो आएगा फ्रॉम काइनेमेटिक्स, जिससे आपका पूरा रिवाइज हो जाए, टू WP। ठीक है, काइनेमेटिक्स टू WP ये आएगा भाई, ये आएगा अपने टेस्ट में, फ्रॉम काइनेमेटिक्स टू वर्क पावर एनर्जी। मुझे याद ही नहीं मैंने कौन सा क्वेश्चन दिया था, देख के बता दूंगा। नॉन यूनिफॉर्म में क्या वेरिएशन दिया था मुझे नहीं याद है। तो फ्रॉम बेस ये h/4 हो जाएगा, फ्रॉम बेस ये h/4 हो जाएगा। जो आपसे नहीं बनाया भाई मॉड्यूल में, मैं आपको बता चुका हूं, उसको जो है कोर्स के बाद ही जो है हम कुछ कर पाएंगे, थोड़ा कोर्स और आगे होगा तो, ठीक है। जितना बन पा रहा है ठीक है। h/4 तो फ्रॉम बेस जो हो जाएगा ये अपने पास हो जाएगा h/4, फिर डिस्कशन कर सकते हैं। अभी मैंने आपको एक और भी बताया था कि ये अभी 11th 12th वाले बच्चों का और पास आउट बच्चों का जेई मेंस का एग्जाम होता है जनवरी में, तो उनकी कोर्स में थोड़ा ज्यादा बिजी हैं। उनका कोर्स हो जाएगा अक्टूबर लास्ट तक, काफी कुछ हो जाएगा, तो नवंबर से आपका कुछ एक्स्ट्रा क्लास लेकर भी वो डिस्कस कर देंगे जो भी मॉड्यूल के अच्छे क्वेश्चंस होंगे। चलिए, तो h/4 फ्रॉम द बेस हो जाएगा, तो आपको ये पता है। नेक्स्ट अपने पास है COM। अगर मैं आपको बोलूं ऑफ ए ट्रायंगुलर लैमिना, COM ऑफ ए ट्रायंगुलर लैमिना, किसी ट्रायंगुलर लैमिना, पहले बात लैमिना क्या होता है? लैमिना इज ए 2 डायमेंशनल, है ना। लैमिना इज बेसिकली 2 डायमेंशनल फिगर जिसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है। लैमिना इज बेसिकली 2 डायमेंशनल होता है ना, हैविंग नेग्लिजिबल थिकनेस। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को आप लैमिना बोलते हो। जैसे आप अपने पेपर पे जो कॉपी पे लिख रहे हो, है ना, अपने कॉपी पे जो लिख रहे हो उस कॉपी पे आप ट्रायंगल का बना लो, स्क्वायर बना लो, उसको कट कर लो, तो आपको जो मिलेगा उसका थिकनेस बहुत स्मॉल होगा, वो एक प्लेन में होंगे, तो इसी को हम क्या कहते हैं? लैमिना कहते हैं। तो जैसे आपको मैं एक क्वेश्चन दूं कि ट्रायंगुलर लैमिना है, मान लो हमारे पास एक ट्रायंगुलर लैमिना है, ठीक है, आइसोसेल ट्रायंगुलर लैमिना है, ठीक है, इक्विलेटरल भी हो सकता है, मैंने आइसोसेल लिया हुआ है, ठीक है, ये है। इस लैमिना का आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है, इस लैमिना का सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो ये तो सभी बच्चे समझ रहे हैं कि इसकी जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री जा रही है वो यही जा रही है, तो ये होगा वाई एक्सिस पर ही, इसका एक COM नहीं होगा, है ना। इसकी जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी वो यही होगी, ये इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी, बोलो। तो ये अपने पास x होगा, ये y होगा, ठीक है। ये इसके साइड्स A ले लीजिए, ठीक है, और ये अपना B ले लीजिए,
आइसोसेल है, ठीक है। तो y इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये ए है, ये b है डायमेंशन। अब मुझे कमेंट करके बताइए सभी बच्चे कि यहां पर आप एलिमेंट क्या कट करोगे। ये 0,0 है, एलिमेंट क्या कट करोगे, जल्दी बताइए, एलिमेंट क्या कट करोगे। यहां पर आप एलिमेंट क्या कट करोगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। लाइन नहीं भाई, हर लाइन नहीं, उसे स्ट्रिप बोलिए, ठीक है। तो आप एक स्ट्रिप कट करेंगे, बहुत बढ़िया। तो यहां पे एक स्ट्रिप कट होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। यहां पे एक स्ट्रिप कट होगा, देखो कैसे। वाई एक्सिस पे जाओगे, ठीक है, वाई एक्सिस पे जाकर एक डीवाई थिकनेस का स्ट्रिप कट करोगे। हालांकि ये रेक्टेंगुलर आपको नजर नहीं आएगा, बट लॉजिक वही है कि आप इसको रेक्टेंगुलर एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको रेक्टेंगुलर नहीं नजर आएगा, ट्रैपीजियम नजर आएगा, है ना, एक ट्रैपीजियम नजर आएगा, बट आप उसे एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप वाई है, इसे आप डीवाई लिख सकते हो, ठीक है, इसे डीवाई लिख सकते हो। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि इसका रीजन ये है कि ये जो डीवाई है, मैंने अभी आपको बताया भी था, ये ऐसा है, ये मैंने आपको डिस्क में भी बताया था। तो आप देखो कि ये जो पोर्शन बचेगा, है ना, अगर ये अपना डीवाई है और ये थीटा है, तो प्रोजेक्शन लोगे तो ये क्या आएगा, डीवाई कॉस थीटा। और जब ये बहुत छोटा है ना, डीवाई खुद ही बहुत छोटा है और कॉस थीटा लेस देन 1 है, तो इन दोनों में बहुत अंतर नहीं होगा, इन दोनों में बहुत अंतर नहीं होगा। तो इसको आप एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कंसिडर कर सकते हो, कंसिडर एज ए रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, और इसका मास आप ले लो डीएम, ठीक है। ये अपने पास सिग्मा है, जो कितना होगा, एम अपॉन हाफ बी इंटू एच। ये इसका हम एच ले लेते हैं, ये एच ले लेते हैं टोटल हाइट, तो हाफ बी इंटू एच, ठीक है, ये सिग्मा हो जाएगा। तो सिग्मा मतलब सरफेस डेंसिटी 2m अपॉन बी एच, ठीक है। तो क्या हम लोग डीएम लिख सकते हैं, सिग्मा कांस्टेंट है तो डीएम लिख सकते हैं यहां से। अच्छा, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पर होगा भाई, देखो सीओएम ऑफ स्ट्रिप, ये बेसिकली क्या है, दिस इज बेसिकली सीओएम ऑफ स्ट्रिप, ये स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास है, यही है ना भाई, ये क्या है, दिस इज सीओएम ऑफ स्ट्रिप, है ना, ये स्ट्रिप का सेंटर ऑफ मास है मिडिल में, बिल्कुल। लेकिन आप लोगों को यह भी ध्यान देना चाहिए कि सर ये भी तो चेंज होगा, जैसे जैसे ऊपर ले जाएंगे स्ट्रिप का वाई चेंज हो रहा है तो स्ट्रिप का एक्स भी चेंज हो रहा है, बिल्कुल। तो आप इसको एक्स ले सकते हो, इसकी जो स्ट्रिप की लेंथ है ये एक्स ले सकते हो, ये स्ट्रिप की जो लेंथ है इसे आप एक्स ले सकते हो, कि वाई पे जाके ये एक्स है, मतलब ये पूरा अपना एक्स है, ठीक है, इसे आप एक्स ले सकते हो, तो ये एक्स हो जाएगा। तो अब फिर से आपको सिमिलरिटी नजर आ रही होगी, आपको इसमें एक सिमिलरिटी नजर आ रही होगी एक ट्रायंगल में, ये एक्स है, नेमिंग कर दे रहा हूं ए बी सी, तो ए बी सी डी और ई, यही तो है। तो यहां पे देखो ए बी सी डी और ई, तो ये एक्स होगा, ठीक है, और ये अपने पास बी होगा, और ये अपने पास ऐसे भी कर सकते हो
कि एक हाफ वाले को लेते हुए भी कर सकते हो, बाकी आपके ऊपर है। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये अपने पास x था, ये b था, और ये अपना y था। और ये पूरा h था। तो सिमिलरिटी से आप बता सकते हो यहां पे क्या होगा। यहां से लीनियर मास डेंसिटी से सॉल्व नहीं होगा भाई, सिग्मा से ही सॉल्व होगा। ये स्ट्रिप है, ये एरिया है, ये कोई रॉड नहीं है जो आप लीनियर मास डेंसिटी लगाएंगे, आपको सिग्मा ही लगाना होगा। पहले हम x और y को एक में कर लें तो क्या आ जाएगा बताओ। आप tan थीटा से भी कर सकते थे, अगर आप इसको थीटा मान रहे हो ना, तो tan थीटा से छोटे वाले ट्रायंगल में x बाई वाई और tan थीटा से बड़े वाले ट्रायंगल में b बाई टू, ये कितना हो जाएगा b बाई टू और h। तो आप tan थीटा या सिमिलरिटी कुछ से करिए, वो हो जाएगा छोटे वाले ट्रायंगल में x बाई वाई या b बाई टू इंटू एच। बोलो भाई, b बाई टू अपॉन एच। ठीक है, तो यहां से आप बता सकते हो कि जो x आएगा अपना वो आ जाएगा b बाई टू एच इंटू वाई, b बाई टू एच इंटू वाई, b बाई टू एच इंटू वाई। ठीक है, तो आप ये बता सकते हो कि b बाई टू एच इंटू वाई। बोलो भाई, tan थीटा से लिख दिया मैंने, आप सिमिलरिटी से पूरा करना चाहते हो। अच्छा एक मिनट रुको, गलती हुई है, पूरा x है ना, तो ये x बाई टू होगा। हाँ ठीक है, हमने पूरा x लिया है तो ये अपना x बाई टू होगा। अगर हम tan थीटा लगा रहे हैं तो यहां पे भी x बाई टू आएगा। ठीक है, तो tan थीटा x बाई टू, अगर मैं सिमिलरिटी नहीं x बाई टू लगा रहा हूं अपॉन में y, तो बात वही आ जाएगी। आप सिमिलरिटी से भी कर सकते थे, x आएगा अपने पास b बाई एच इंटू वाई। ठीक है, b बाई एच इंटू वाई। चलिए, तो अब यहां से अब आप बता सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो डीएम लिखना आप सीखते हैं, डीएम क्या होगा, मास पर यूनिट एरिया इंटू डीए, यही तो होगा। डीए अपना क्या है, दिस इज डिफरेंशियल एरिया ऑफ स्ट्रिप। एरिया ऑफ स्ट्रिप जो m बाई ए अपने पास कितना है, m तो पूरा m है, एरिया अपने पास कितना है हाफ बी एच, इसका एरिया कितना हो जाएगा x इंटू डी वाई। रेक्टेंगल है ना, ये रेक्टेंगल है तो इसको एज्यूम टू भी रेक्टेंगल लेंगे। तो अगर ये रेक्टेंगल है तो टोटल लेंथ x है और y इसका dy है, तो आप यहां से आप बता सकते हो x इंटू डी वाई, तो ये आएगा 2mBh। ठीक है भाई, x इंटू डी वाई, और x इंटू डी वाई, x को मैं हटा रहा हूं, x को लिखूंगा b बाई एच इंटू वाई, तो ये कैंसिल हुआ, तो 2m अपॉन एच स्क्वायर वाई, ये मिल गया तुम्हें dm। ठीक है, अब आप वाई सी एम लिख दीजिए, तो वाई सी एम अपने पास होगा इंटीग्रेशन dm, और dm का कोऑर्डिनेट कितनी दूरी पर है, आप यहां से ले रहे हो तो y दूरी पर है, तो इंटू वाई अपॉन में टोटल मास, यूनिफॉर्म है तो, और इसको वेरी कर रहे हो 0 से h, इसको वेरी कर रहे हो 0 से h। dm की जब वैल्यू रखोगे तो 2m अपॉन एच स्क्वायर और इंटू m, और y इंटू वाई, वाई स्क्वायर डी वाई 0 से h, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा कितना h क्यूब बाई 3। चेक करिए भाई, सब सही है, y गलत ले लिया है क्या। अच्छा, y मैंने नीचे से लिया है, ओके ठीक है, y मैंने नीचे से लिया है, कोई बात नहीं। तो एक काम करते हैं, रुको, स्ट्रिप फंक्शन को मैं ऐसा, अब मैंने ये तो कर दिया है, यहां चेंज कर दे रहा हूं, y मैं ऊपर से ले लेता हूं,
वाई मैं ऊपर से ले लेता हूं, यहीं से ले लेता हूं, तो हमें सेंटर ऑफ मास की लोकेशन यहां से मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम वाई पर जाएंगे, ये वाई है, इसको वाई ले लीजिए, और ये एच माइनस वाई हो जाएगा, इसे हटा रहा हूं, ठीक है। तो ये वाई ले लिया, तो अब लिमिट होगी 0 से एच, ये तो ठीक है, सब ठीक है भाई। वाई चेंज कर दिया, वाई चेंज कर दिया आप, तो ठीक है। यहां पे वाई लिया था, ये भी वाई ही है, अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें जो वाई मिलेगा, अब ये 0,0 मत लीजिए, फिर 0,0 ये लीजिए, है ना। तो यहां से हमें मिलेगा, तो कितना आ जाएगा, 2m से m कैंसिल हो जाएगा, और अपने पास आएगा 2h³ आ जाएगा, ये कैंसिल, तो 2h/3 आ रहा है, 2h/3। ये पूरा कोण जैसा है, नीचे से ले सकते हैं आप, अगर y नीचे से ले लोगे तो इसको h माइनस वाई कर देना, ठीक है। अगर आप y नीचे से लोगे तो यहां पर इसको सिमिलरिटी में या tan थीटा में h माइनस वाई करिएगा, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं आएगा वही। तो 2h/3 आएगा फ्रॉम a, यह है फ्रॉम a। तो फ्रॉम बेस कितना हो जाएगा, फ्रॉम बेस जो होगा वो आएगा अपने पास h/3। ये जस्ट लाइक देख रहे हैं आप, हॉलो कोन है, ये जस्ट लाइक हॉलो कोन है, सेम एज हॉलो कोन, सेम एज हॉलो कोन, सेम एज हॉलो कोन है, ठीक है। हॉलो कोन का जो सेंटर ऑफ मास है उसी के जैसा है। हाँ बिल्कुल, जो हम कट करते हैं उसका एरिया डीए होता है, डीएम लिखते हैं, जो कट करते हैं उसका मास डीएम लिखते हैं, उसको सिग्मा इंटू डीए करेंगे, अगर 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है तो सिग्मा इंटू डीवी करेंगे। तो डीए या डीवी जो कट सेगमेंट है उसका एरिया या वॉल्यूम होता है। क्लियर है बच्चों। तो कभी भी आपको ट्रायंगुलर लैमिना का भी पूछा जाए तो आप बता सकते हैं h/3 पे होगा, ठीक है। अब इसी में राइट एंगल अगर है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगुलर लैमिना है तो बिना आप इसको सॉल्व किए भी एक बार को दिमाग लगाकर बता सकते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगुलर लैमिना अगर है तो इसका COM कहां पर होगा, थोड़ा सोच के बताएंगे आप लोग। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगुलर लैमिना है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगुलर लैमिना है, मान लो ये 0,0 है, ये अपना H है, ये B है, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास राइट एंगल ट्रायंगुलर लैमिना, तो राइट एंगल ट्रायंगुलर लैमिना अगर है तो क्या होगा, सेंट्रॉइड पे h/3 B/3 पर होगा भाई। आप इसको वैसे देख सकते हैं कि आप हाइपोटेनियस पे नहीं होगा मेरे भाई, आप लोग यही गलती कर रहे हैं, आप मैथ्स की थ्योरी लगा रहे हैं। मैथ्स की थ्योरी में जो आप बोल रहे हैं वो तब होता जब यहां पे एक मास होता m, यहां पे एक मास होता m, और यहां पे एक मास होता m, ठीक है, एक पॉइंट मासेस होते, तब आप जो मैथ्स वाली थ्योरी लगा रहे हो वो सही होता, ठीक है। तब आप मैथ्स वाली जो थ्योरी लगा रहे हो वो सही होता अगर ये पॉइंट मास वर्टेक्स पे होते और आप इसे जोड़ रहे हो, ठीक है। ये ऐसा नहीं है, ये 2 डायमेंशनल पूरा मास फैला हुआ है इन द फॉर्म ऑफ राइट एंगल ट्रायंगुलर लैमिना। तो आपको करना वही है, स्ट्रिप कट करना है। हालांकि आपको ये समझ में आ चुका है कि अगर यहां YCM भी होगा और XCM भी होगा, तो अगर हम YCM निकालने जाएंगे तो हम स्ट्रिप कैसा कट करेंगे भाई, हम ऐसे जाएंगे यहां पर और ये ऐसा स्ट्रिप कट करेंगे, अभी अभी आपने किया है ना, बोलो भाई। तो यहां से पूरा वेरी कराओगे 0 से H तो आपको YCM मिलेगा। अगर आपको XCM निकालना है तो स्ट्रिप कैसा कट होगा, ये आप करेंगे खुद,
प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। और अभी अभी हमने किया है। अगर आप एक्सियम निकालेंगे, देखिएगा, अगर आप यहां पे एक्सियम निकालोगे तो आपको स्ट्रिप ऐसे लेनी पड़ेगी, इधर एक्स पे जाओगे और इस तरीके का स्ट्रिप कट होगा, ये dx वर्टिकल। तो जब आप वर्टिकल स्ट्रिप कट करोगे तो यहां से आप वेरी कराओगे 0 से b, है ना, ये स्ट्रिप कट होगा फॉर एक्सियम। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस स्ट्रिप का आप देख रहे हो कि एक्सियम कांस्टेंट रहेगा, इधर आपके पास इसका जो भी आएगा वाईसीएम आएगा। ठीक है, तो h/3 कॉमा b/3, बहुत बढ़िया भाई, h/3 कॉमा b/, तो इन दोनों से आप चेक कर सकते हैं। यहां से आप क्या करिएगा, x को वेरी कराइएगा 0 से b तक और यहां से आप ये निकालिएगा। ठीक है, इसका y देखिए, इसमें तो अब प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि इस स्ट्रिप के पास, इस पे जब इसका सेंटर ऑफ मास क्या लिखोगे, अच्छा इसका सेंटर ऑफ मास क्या लिखोगे, क्या होगा, ये इसका मिड पॉइंट होगा, कुछ y भी तो वेरी करेगा। जैसे आपने यहां पर आप y पर गए और ये आपने x लिया, उसी तरह आप x पे जाओगे और y पे जाओगे, इसका सेंटर ऑफ मास क्या लिखोगे, इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो होगा अपने पास x कॉमा y/2, और इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, यहां पर कहीं पर होगा। और ये कितना होगा, इसका सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट्स होगा तुम्हारा x/2 कॉमा y, शायद समझ गए होगे। तो इस तरीके से आपको ये मिलेगा। ठीक है, अब आपको जब ये करोगे तो आपको सेंटर ऑफ मास जो इसका होगा, है ना, COM, वो आपको मिलेगा। आपने अभी अभी किया है, खुद सोचो, आप इसको वेरी कराओगे 0 से h तक, फंक्शन तो वही स्ट्रिप का बन रहा है। तो h/3 कॉमा b/3, मतलब b/3 कॉमा h/3, ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे COM के b/3 कॉमा h/3। क्लियर है बच्चों, b/3 कॉमा h/3। तो अब यहां से मैंने b/3 से h/3, तो आप ये कर सकते हैं। तो कभी भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल का पूछा जाए तो आप इजीली बता सकते हो, इट इज b/3 कॉमा h/3। ठीक है, इसी में कभी कभी कॉम्पोजिट सिस्टम का पूछा जाएगा तो इंडिविजुअल का निकालना है और बाकी करना है। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि मैं आपको एक टॉय है, ये टॉय कुछ इस फॉर्म का है, ठीक है, तो ये टॉय है और इस टॉय के ऊपर आपने एक कोन रखा हुआ है। ठीक है, ये सब सॉलिड है, एक सॉलिड कोन है और एक अपना सॉलिड हेमिस्फेयर, मैं लिख दे रहा हूं, ये सॉलिड हेमिस्फेयर है। और ये अपना सॉलिड कोन है। ठीक है, हमें क्या करना है, रेडियस इसका डायमेंशंस ले लीजिए, ये डायमेंशन इसका r है और इसकी हाइट 2r है, ये 2r है, ये अपने पास r है। ठीक है, तो इस टॉय का सेंटर ऑफ मास निकालना है। हाँ, उल्टी आइसक्रीम, बिल्कुल, जो कैर्नेटो कोन खाते हैं आप, वही समझ लीजिए। तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा कि फाइंड COM ऑफ द फिगर। ठीक है, मेड अप ऑफ तो लिख ही दिया है। ठीक है, बोथ कोन एंड हेमिस्फेयर हैव सेम डेंसिटी, डेंसिटी सेम है इनकी।
हैव सेम डेंसिटी। ठीक है, आप पूछोगे सर कहां से लोकेट करना है, ये कहां से लोकेट करना है, तो ये आप सेंटर ऑफ द हेमिस्फेयर से लोकेट कर सकते हो, सेंटर ऑफ द हेमिस्फेयर से, या आपसे बॉटम ऑफ द हेमिस्फेयर से, कहीं से पूछा जा सकता है, और रेफरेंस एक्सिस आपको दी जाएगी। ठीक है, वो आपको रेफरेंस एक्सिस दी जाएगी। तो हैव डेंसिटी, सेम डेंसिटी, क्या करोगे बच्चों, क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन में, क्या करोगे, आपको दो कॉम्पोजिट सिस्टम है, ठीक है, हैव सेम लिख लो, हाँ सेम भूल गया, हैविंग सेम डेंसिटी। ठीक है, अब आपको दो कॉम्पोजिट स्टैंडर्ड सिस्टम है, आपको फॉर्मूले पता है, ठीक है, उनको लोकेट करो, इसका अपना सेंटर ऑफ मास लोकेट करो, इसका अपना सेंटर ऑफ मास, सेम एज टू रॉड। वेरी गुड भाई, मैंने आपको दो रॉड का जैसे बताया था, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वैसे ही होगा, आप इसी को रेफरेंस एक्सिस ले रहे हो, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, सभी को पता है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, कोन का, सॉलिड कोन का, अभी अभी आपने पढ़ा है, सॉलिड कोन ये एच की तरह रोल प्ले कर रहा है ना, तो इट इज h/4। सेंटर ऑफ मास जो होगा ये होगा अपना COM ऑफ कोन, सॉलिड कोन। तो इस सॉलिड कोन का COM आपको पता है बेस से कितना होता है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0,h/4 मतलब r/2 है ना, ये h है एक तरीके से, ये कोन का क्या है, h है, तो h/4 मतलब 2r/4 मतलब r/2, दोनों अलग अलग का निकाल लो बिल्कुल, फिर वो पार्टिकल बन जाएंगे। इसका क्या हो जाएगा, इसका यहां से सभी बच्चों को पता है क्या होगा, इसका यहां पे क्या होगा, इस वाले का कहीं यहां पर होगा, और वो क्या होगा, दिस इज 0,3r/8, 0,3r/8, ये है अपना COM ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर, है ना, ये अपना क्या है, COM ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर, COM ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर। इट इज COM ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर, बोलो, ये COM ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर हो जाएगा, 3r/4 नहीं होता, 3r/8 होता है। अब मास नहीं पता, हमें डेंसिटी सेम दी हुई है, डेंसिटी हमें सेम दी हुई है, लेकिन हमें पता है कि दोनों के वॉल्यूम दोनों के वॉल्यूम अलग अलग है और डेंसिटी सेम है, तो मास अलग अलग होंगे। तो क्या लिखेंगे, इसका मास अगर m1 लिखें तो m1 हम बोल रहे हैं मास ऑफ कोन, निकाल सकते हैं हम लोग डेंसिटी और वॉल्यूम के फॉर्म में, मास ऑफ सॉलिड कोन, मास ऑफ सॉलिड कोन। तो मास ऑफ सॉलिड कोन क्या होगा, देखो m1 ये हो जाएगा, डेंसिटी मान लेते हैं रो मान लेते हैं डेंसिटी, जो दोनों के लिए सेम होगी, तो रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई r², r है इसका 2r, सॉरी r ही है, 1/3 पाई r², h है अपना 2r, तो हमारे पास आ जाएगा रो पाई r³ है ना, और 2/3 रो पाई r³। ठीक है, अब m2 मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर, तो सॉलिड हेमिस्फेयर का मास अगर हमारे पास m2 है तो m2 क्या होगा, रो दोनों का सेम है, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाफ है, 4/3 नहीं करोगे 2/3 करोगे, 2/3 पाई r³, 2/3 पाई r³। ठीक है बच्चों, हाफ है, हाफ ऑफ द हेमिस्फेयर है, फुल नहीं है, तो 2/3 होगा। अब आपको सब कुछ पता है, तो अब आप इसको एक पार्टिकल P1 मान सकते हो, इसको पार्टिकल P2 मान सकते हो, है ना, और इसको 0,0 मान लो, इसी को सेंटर ऑफ द हेमिस्फेयर को आप 0,0 मान लो, यहां से लोकेट कर लेंगे, फिर कहीं से भी पूछेगा हम बता देंगे। ठीक है, यहां से लोकेट कर लो, तो क्या हो जाएगा, YCOM ही होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री y एक्सिस पे लाई कर रहा है ये,
इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वाई एक्सिस, तो वाई स्यूएम केवल होगा, एक्सयूएम तो होगा नहीं। क्या होगा? m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2। सॉल्व कर लीजिए ध्यान से, ठीक है। मैंने अगर इसको लिया है, आपको अगर देखिए आपके ऊपर है, अगर आप यहां नहीं लेते हो, आप इसके बेस से बोलता है, इसको ओरिजिन मानते हो, इसको 0,0 मानते हो, तो आप फिर यहां से y1 निकालिएगा, यहां से y2। तो बेटर है कि मैं अभी इसके सेंटर ऑफ हेमिस्फेयर से निकाल लेता हूं, फिर जहां से बोले जाएगा आप डिस्टेंस एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने 0,0 माना है इसी को। तो यहां से अपने पास ये कोऑर्डिनेट, इसके मतलब पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव और ये नीचे नेगेटिव, ठीक है। तो चलिए बता दीजिए m1y1 सॉल्व कर लीजिए अब सब लोग। तो m1 अपने पास क्या हो जाएगा? 2/3 रो पाई r क्यूब इंटू y1, y1 है r/2 प्लस m2, प्लस नहीं होगा माइनस होगा क्योंकि y2 नेगेटिव है, तो माइनस m2 हो जाएगा 2/3 रो पाई r क्यूब, है ना, इंटू y हो जाएगा अपने पास। अगर ऐसे लिख रहे हो तो ये लिखोगे -3r/8 अपॉन में 2/3 रो पाई r क्यूब। मास सेम आ रहा है क्या भाई? मास सेम आ रहा है ना, देखो मास सेम आ रहा है, तो इंटू 2 कर देते हैं, इंटू 2 कर देते हैं। जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताओ। हाँ मास सेम आ रहा है, जल्दी से सॉल्व करके आंसर बता दो। तो ये कट जाएगा एक तरीके से, है ना, ये कट जाएगा 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 पाई r क्यूब कॉमन है, वो कट जाएगा। तो यहां से आएगा r/2 माइनस 3r/8 अपॉन में 2। तो ये कितना आ जाएगा? (4r माइनस 3r इंटू 1/2). तो r/16 आएगा, r/16 आएगा, ठीक है, r/16 आएगा, बिल्कुल r/16 आएगा। ये कहां से आएगा? फ्रॉम द सेंटर। अगर आपसे इससे पूछता तो क्या कर देते? ये यहां इसमें कितना जोड़ देते? r और जोड़ देते, है ना। फ्रॉम बेस पूछता, फ्रॉम द बेस ऑफ द हेमिस्फेयर, तो दोनों में से कहीं से भी पूछा जा सकता है। फ्रॉम बेस ऑफ हेमिस्फेयर पूछा जाएगा तो कौन सी बड़ी बात है? आप इसमें r जोड़ देना, तो r प्लस r/16 हो जाएगा, 17r/16 हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है, कहां से पूछा जा रहा है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आप किसी का भी निकाल सकते हैं। इस एक मैंने आपको बताया। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो अपना सेंटर ऑफ मास है, जो अपना सेंटर ऑफ मास है, कभी कभी आपको मिलेगा कि कुछ बॉडी से आप कुछ मासेस कट कर ले रहे हो, है ना। तो उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, COM ऑफ रेसिड्यूअल बॉडी, उसको आप कैसे हैंडल करेंगे? COM ऑफ रेसिड्यूअल बॉडी, रेसिड्यूअल का मतलब रिमेनिंग, रेसिड्यूअल का मतलब क्या होता है? रिमेनिंग बॉडी। मैं यहां लिख दे रहा हूं, रेसिड्यूअल बॉडी मतलब रिमेनिंग, बची हुई बॉडी। ठीक है भाई, रिमेनिंग बॉडी मतलब किसी एक बॉडी से कुछ आपने मास हटा दिया, आपने किसी बॉडी से कुछ मास आपने हटा दिया, तो जो हमारा बचा हुआ बॉडी है दैट इज आवर रेसिडुअल बॉडी। ओके, दैट इज आवर रेसिडुअल या रिमेनिंग बॉडी। तो उसका लॉजिक क्या है और कैसे करेंगे वो देखिए। मतलब ये है कि हमारे पास मान लो कोई एक बॉडी था, उस बॉडी का, ये बॉडी है मान लो,
ये हमारे पास कंप्लीट कोई बॉडी है, वो 2 डायमेंशनल मतलब प्लानर भी हो सकती है, 3 डायमेंशनल भी हो सकती है। तो ये हमारे पास कोई बॉडी है, एक्स वाई जेड कहीं भी हो सकती है, इसका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। आपने इसको लोकेट किया, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं पर है, ये है, जिसको आपने बोला आर, आर ओरिजिनल बॉडी, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ओरिजिनल बॉडी। ठीक है, तो आर ओरिजिनल बॉडी आपने, इसको हमने बोला आरसीओएम। अब आरसीओएम बोला आपने, इसका सेंटर ऑफ मास है। आपने इसमें से क्या किया, आपने से इसमें से कुछ मास कट कर लिए, आपने से कुछ इसमें से क्या किया, मास कट कर लिया। कैसे, और जब मास कट कर लिया तो कुछ ऐसा कट कर लिया, देखो अब आपने जो कट किया है वो क्या कट किया है, कुछ भी कट किया है, मान लीजिए यहां से कोई मास आपने ऐसे कट कर लिया, ठीक है, आपने यहां से कोई मास कट कर लिया, तो अब इतना मास आपने गायब कर दिया। इतना मास आपने यहां से कट कर लिया, इतना मास आपका गायब हो गया, कैविटी आ गई है ना, इसमें अब एक कैविटी आ गई, समझ गए, ये कैविटी है, यहां कोई मास नहीं है, ठीक है, आपने कैविटी कट कर दिया। तो अब जो सेंटर ऑफ मास होगा इसका गड़बड़ा जाएगा, कहीं शिफ्ट होगा। सभी बच्चों को पता है कि जिस साइड आपने मास गायब किया है उसके अपोजिट साइड शिफ्ट होगा, इतना तो समझ रहे हो, जिस साइड मास आपने गायब किया है उसके अपोजिट साइड शिफ्ट होगा। तो ये बोला जाएगा ये रेसिडुअल बॉडी, ये है तुम्हारा बचा हुआ बॉडी, ये है अपना रेसिडुअल बॉडी, ठीक है। और ये आपको मिलेगा कब, जब आपने इतना यहां से कट किया है। तो ये तुम्हें कब मिला, जब आपने, ये कब मिला तुम्हें, जब आपने इसी में से ये जो मास हुआ करता था उसको आपने यहां से कट कर दिया। कौन सा, इतना पोर्शन जो पहले था, देखो ये पोर्शन कुछ ऐसा था, ये है कट बॉडी। तो कट बॉडी का जो कंट्रीब्यूशन है वो इसमें है, वो गायब हुआ है, तब ये आपको बॉडी मिली है। तो आप क्या करोगे, इसका जो सेंटर ऑफ मास है और इसका सेंटर ऑफ मास जो बॉडी, ध्यान से समझिएगा, जो सेंटर ऑफ मास आपने कट किया है उसका भी तो कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा किसी फिक्स रेफरेंस एक्सिस के अबाउट, ये बोला जाएगा आर कट। इसमें से अगर इसको माइनस करते हो तब जाके आपको मिलेगा ये बॉडी जिसका सेंटर ऑफ मास कहीं भी होगा, ऑब्वियसली कुछ इस तरफ शिफ्ट हो चुका होगा, है ना। तो ये बोला जाएगा इसका, यहां पे कहीं अब सीओएम है, तो ये बोला जाएगा आर रेसिडुअल या रिमेनिंग। तो सबको समझ में आया अप्रोच क्या है, दिस इज द जनरल अप्रोच। वो 2 डायमेंशनल भी हो सकता है या फिर 3 डायमेंशनल भी हो सकता है, समझ गए। तो अगर हमारा ये मास, देखो ये अपना नेट ओरिजिनल है एम, इसको हम बोल रहे हैं कि कुछ स्मॉल एम, और इसको कुछ बोल रहे हैं रेसिडुअल का m1, है ना। m1 हमने रेसिडुअल ले लिया, स्मॉल m कट का ले लिया, और m जो है टोटल ले लिया। तो अप्रोच ये होगा कि आप लोग का कोई किसी का कमेंट नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, तो अप्रोच ये होगा कि हम इसी कॉमन रेफरेंस एक्सिस से आपको तीनों का सेंटर ऑफ मास निकालना होगा, और उसमें इसके सेंटर ऑफ मास से इसको माइनस करेंगे, इसके कंट्रीब्यूशन को, तो हमें ये मिल जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, देखो आर रेसिडुअल, ध्यान दीजिएगा, आर रेसिडुअल का फॉर्मूला आएगा, वो आप क्या बोलोगे, वो बोलोगे m इंटू आर सी ओ एम जो ओरिजिनल है,
आर ओरिजिनल लिख देता हूं, ज्यादा सही रहेगा। तो m इंटू आर ओरिजिनल माइनस स्मॉल m इंटू आर कट अपॉन, इसमें से ये गायब हुआ है तो एक तरीके से m माइनस एम करोगे, ये होगा, ये जनरल फॉर्मूला। देखिए कैविटी वाले में मैंने कहा कि अगर आपके पास ये बॉडी है, इसमें से ये वाली बॉडी देखो आप, ये यहां पे कैविटी आ गया, कैसे आया, ये चीज उठा के यहां रख दो, यही बन जाएगा। तो आपने इस इतना मास जो इसमें था उसके सेंटर ऑफ मास के कंट्रीब्यूशन को कम किया है, जिससे आपको एक रिमेनिंग या रेसिडुअल बॉडी मिलती है। तो आप यहां पे ये एक जनरल फॉर्मूला यहां पे लिख सकते हो, इसको आप एक जनरल, इसको और जो है इसको और रेडी टू यूज बनाते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, पहले ये क्लियर है सभी को कि हमने ओरिजिनल से कट बॉडी के सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर को m1x1, जैसे आप वन डायमेंशन करते थे तो m1x1 प्लस m2x2 या m1y1 m2y2, अब ये पोजीशन वेक्टर है तो m1r1 प्लस m2r2, लेकिन हम यहां प्लस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने इतना कंट्रीब्यूशन यहां से गायब किया है। तो इसको एक तरीके से मैं नेगेटिव मास नहीं बोलना चाहता हूं, बहुत सारे लोग नेगेटिव मास बोलते हैं, वो थोड़ा अजीब सा लगता है। मतलब एक तरीके से आपने m इंटू आर ओरिजिनल प्लस m1r1 प्लस m2r2, तो एक तरीके से माइनस एम, इसको नेगेटिव मास की तरह सोच के हुए लोग करते हैं। मैं ये सब मैं नहीं, मतलब इसको ऐसे नहीं बोलता हूं, मैं बोलता हूं कि भाई ये कंट्रीब्यूशन गायब हुआ है इसीलिए सीधे सीधे हम माइनस कर रहे हैं। तो आप इसको एक m नेगेटिव मास बोल के भी कर सकते हैं, बट आप समझ गए होंगे कि इसको हम ओरिजिनल से इसको माइनस कर रहे हैं क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन इसमें से घटेगा, तब जाके हमें ये मिलेगा। भाई प्रणय, आपको क्या प्रॉब्लम है भाई, आप क्या, प्लीज आपको मैं क्या फोन कर दूं, इससे क्या हो जाएगा, आप मुझसे क्या चाहते हैं यही कमेंट करके बता दीजिए। आपको मुझसे क्या हेल्प चाहिए आप बता दीजिए यही कमेंट करके, मैं किसी को कॉल नहीं करूंगा भाई। ठीक है, मैं ऐसे कॉल करूंगा तो पता नहीं कितने बच्चे हैं, मैं कॉल ही करता रहूंगा, पढ़ाऊंगा कब। ठीक है, आपको जो भी प्रॉब्लम है यू जस्ट कमेंट, वॉट एवर हेल्प फ्रॉम माई साइड आई विल डू। आप लेकिन ये बार बार कमेंट मत करिए, नहीं तो मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा आपको, ये लास्ट वार्निंग है आपकी। तो यहां पे अपने पास ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे बोलो या ऐसे बोलो। अब इसको मैं और बोल रहा हूं कि फॉर्मूला रेडी टू मूव करते हैं कैसे। यहां पर मान लीजिए अगर ये 2 डायमेंशनल बॉडी है, ये बॉडी इज लैमिना, दैट इज 2 डायमेंशनल, तो हम क्या बोलेंगे, एक तरीके से मास पर यूनिट एरिया का बात है, मास पर यूनिट एरिया का बात है। तो हम m क्या बोलेंगे, m हमारा जो ओरिजिनल है वो क्या बोलेंगे, सिग्मा इंटू ए ओरिजिनल, बोलो m जो होगा वो होगा सिग्मा इंटू ए, और जो कट होगा वो होगा सिग्मा इंटू ए कट, एरिया ऑफ कट बॉडी, जिसको हम स्मॉल ए बोल सकते हैं, या इसको मैं A1 बोल देता हूं और इसको कुछ A2 बोल देता हूं। लेकिन दोनों में सिग्मा सेम होगा, दोनों में सिग्मा सेम होगा। इसका रीजन क्लियर है, क्योंकि जिस बॉडी में से आप मास निकाल रहे हो उसका सिग्मा तो सेम ही होगा ना। तो ये अगर आप कर देते हो तो आपको थोड़ा और रेडीमेड फॉर्मूला मिलता है, और वो ये मिलता है कि आर रेसिडुअल क्या बोलोगे, m के जगह पे यही आपने बोला था, m इंटू R1, m इंटू R ऑफ ओरिजिनल बॉडी माइनस स्मॉल m R इंटू कट बॉडी अपॉन m माइनस m, यही क्या था। तो m की वैल्यू रखो तो सिग्मा कट जाएगा, आपको क्या मिलेगा, A1 R1 या R ऑफ ओरिजिनल बॉडी जो भी आप लिखो, A1 R1 माइनस A2 R2 अपॉन A1 माइनस A2, ऐसा बना देता हूं। तो ये ध्यान रखिएगा,
ठीक है, फॉर रेसिडुअल बॉडी ऑफ टू डायमेंशनल, जिसमें A1 क्या है, आपको पता है A1 क्या है, एरिया ऑफ ओरिजिनल बॉडी, A2 क्या है, एरिया ऑफ कट बॉडी, R1 क्या है, ये तो आपको पता ही है R1 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ COM ऑफ ओरिजिनल बॉडी, और R2 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ COM ऑफ कट बॉडी। तो ये फॉर्मूला आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला आप ये याद कर रख सकते हैं। अब R ऑफ, अगर ये बॉडी इज थ्री डायमेंशनल, तो आप लोग बताओ क्या हो जाएगा, ये बॉडी इज थ्री डायमेंशनल, क्या हो जाएगा बताओ जल्दी, फॉर्मूले में क्या चेंज होगा, अगर थ्री डायमेंशनल बॉडी से कट कर रहे हो तो क्या चेंज हो जाएगा, R रेसिडुअल क्या बन जाएगा, जल्दी बताओ, क्या लिखने वाले हो, जल्दी बताओ। मास की जगह वॉल्यूम हो जाएगा, बिल्कुल, एरिया की जगह वॉल्यूम हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिखूं, सबको समझ में आ गया होगा, m जो होगा है ना, वो लिखा जाएगा रो इंटू V1 और स्मॉल m लिखा जाएगा रो इंटू V2, ठीक है। तो अपना फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, क्या, R रेसिडुअल वो अपने पास आ जाएगा m1, मतलब रो तो कैंसिल हो जाएगा, V1 R1 माइनस V2 R2 अपॉन V1 माइनस V2 माइनस V1 माइनस V2। बाकी मैंने आपको 1 और 2 क्या है वो आपको बताया जा चुका है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कोई भी बॉडी अगर आप कट करते हो तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लिखो, आपको मिल जाएगा। वेक्टर लिखने की जरूरत कब पड़ेगी, वेक्टर लिखने की जरूरत तब पड़ेगी जब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में होंगे, नहीं तो आप वेक्टर लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। मतलब कट बॉडी और रेसिडुअल बॉडी दोनों पैरेलल होंगे, कट बॉडी और रेसिडुअल बॉडी अगर दोनों पैरेलल होंगे आर, तो आपको वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि मान लो ये भी आई है, ये भी आई है, तो हमारा जो रेसिडुअल होगा वो भी आई में ही होगा, है ना। लेकिन अगर मान लो ये आई में है और ये आई और जे में है तो चीजें बदल जाएंगी, तो आपको वेक्टर लिखना चाहिए। यहां तक क्लियर है, ठीक है। चलिए जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए मैंने आपको एक सर्कुलर लैमिना दिया, एक सर्कल दिया लैमिना, ठीक है, एक सर्कुलर लैमिना दिया और इसमें आपको एक सर्कुलर लैमिना है ये, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको एक स्क्वायर कट करना है, सो दैट क्वेश्चन है ए सर्कुलर लैमिना, है ना, फ्रॉम ए सर्कुलर लैमिना a square is cut so that diagonal of a square be the radius of circular lamina, ठीक है। फाइंड COM ऑफ रेसिडुअल बॉडी या रिमेनिंग बॉडी, ठीक है।
अब कहां से? फ्रॉम द एक्सिस सोन इन द फिगर। एक्सिस आपको दिया जाएगा, वहां से आपको लोकेट करना होगा। तो एक्सिस मैं आपको दे रहा हूं, ये है, ठीक है। और इसकी एक्सिस जो है आपको यहां से लोकेट करना है इसको, ये रेफरेंस एक्सिस है इसके सेंटर से। इसे आपको x मानना है, ये y मानना है, ठीक है। रेसिडुअल बॉडी को फिर से थोड़ा, क्या फिर से थोड़ा, मैंने आपको तो बता दिया ना कि रेसिडुअल देख लो। रेसिडुअल बॉडी में यही बताया आपको, ठीक है, कि ये मास पहले आपको ओरिजिनल बॉडी का लोकेट करना है, उसमें से आपने कुछ यहां से कट कर दिया, तो भाई मास अगर आप गायब करोगे तो सेंटर ऑफ मास जो पहले यहां पे था इधर गायब करोगे तो इधर शिफ्टिंग लेगा अपोजिट साइड। तो सबको पता है रॉड को जितना इस तरफ का मास छोटा करोगे सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट होगा। आपने अभी 2 पॉइंट मास सिस्टम पढ़ा था, 2 पॉइंट मास सिस्टम, जिसमें कि जो सेंटर ऑफ मास है वो मासेस के इन्वर्सली के प्रोपोर्शनल है। तो यहां से अपने पास ये आएगा कट बॉडी। अब कट बॉडी का लोकेट करो, ओरिजिनल बॉडी का लोकेट करो। ये फॉर्मूले में माइनस क्यों किया गया है? क्योंकि यहां से आप ये चीज हटा रहे हो तब आपको ये मिल रहा है। बहुत सिंपल है, इसमें क्या रिपीट कर दूं। उसके बाद आपने मास को लिख दिया, अगर 2 डायमेंशनल है तो सिग्मा इंटू A1, और कट का लिख दिया सिग्मा इंटू A2। सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो गया, तो ये फॉर्मूला, रेडीमेड फॉर्मूला मिल गया आपको। 3 डायमेंशनल है तो A1 की जगह आपने रो इंटू V1 लिख दिया। यही तो है भाई, फिर से क्या रिपीट करूं। अब ये क्वेश्चन करा रहा हूं, इससे और समझ जाएंगे आप। तो ये पूरा ओरिजिनल बॉडी है। आप मुझे बताइए इसमें स्क्वायर कैसे कट करोगे जिससे कि ये एक इसका जो डायगोनल है, इसका जो डायगोनल है वो इसका रेडियस जो है इसका डायगोनल बन जाए। कुछ ऐसा कट करोगे, देखो इसमें से, इस डिस्क में से एक इसका थिकनेस नेग्लिजिबल है, इसमें से ऐसा स्क्वायर कट कर लोगे, बोलो भाई, तो ये स्क्वायर कट हो जाएगा, है ना, ये स्क्वायर कट हो जाएगा। अब हमारे पास जो बॉडी बचेगी वो क्या बचेगी? यही तो बचेगी। बताइए, यही तो बचेगी। तो बस अब आपको इसमें से ये रेसिडुअल बॉडी है ना, ये रेसिडुअल बॉडी है। तो रेसिडुअल बॉडी में आपको 2 काम करना है। A1 R1 आप डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताया है। पहले आप ओरिजिनल बॉडी को ढूंढो। ओरिजिनल बॉडी क्या था? ये डिस्क था जिसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? 0,0। ठीक है, तो ओरिजिनल बॉडी का R1 जो हो जाएगा वो 0,0। इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? स्क्वायर का। पहले स्क्वायर की साइड अगर A है तो इस A को भी कैलकुलेट करें। और ये कहां पर होगा इसका सेंटर ऑफ मास? इसके डायगोनल के इंटरसेक्शन पे। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? यहां पर होगा। और इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा भाई? ये सभी लोग बता सकते हो। इसका सेंटर ऑफ मास डायगोनल के मिड पॉइंट पे होगा। डायगोनल कितना है? ये दिया हुआ है। डायगोनल अपना ये O है, मान लो ये A है, ये B है, ये C है। तो OA आपको R दिया हुआ है, R रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ डिस्क। लैमिना है मतलब उसका थिकनेस बहुत नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो ये 0,0 हो जाएगा। अब यहां पे आप देखो कि ये डिस्टेंस इसका ये होगा COM ऑफ जो आपने कट किया है, COM ऑफ कट बॉडी, ये होगा COM ऑफ, मैं इसी में बता दे रहा हूं, कट बॉडी। और वो कितना होगा आपके रेफरेंस एक्सिस के अकॉर्डिंग? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0,r/2, 0,r/2। और ये क्या होगा? ये होगा अपना COM ऑफ ओरिजिनल बॉडी। मैं इसी में बता रहा हूं, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। COM ऑफ ओरिजिनल बॉडी जो कि 0,0 होगा, क्योंकि पूरा डिस्क था। तो पूरा डिस्क जब था तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे था।
आपने उसमें से एक स्क्वायर लैमिना कट कर लिया, तो जो स्क्वायर लैमिना कट हुआ उसका यहां से सेंटर ऑफ मास होगा 0,r/2। अब हमें r नहीं पता है, अरे सॉरी a नहीं पता है, ये 0,r/2 क्यों, हाँ 0,r/2। तो मान लो हमें r दिया होगा, क्या r तो दिया होगा बट इसका साइड चाहिए होगा, इसका हमें एरिया देखने के लिए। तो हम ये लिख सकते हैं क्या, r इज इक्वल टू डायगोनल कितना हो जाएगा √2a। तो एक तरीके से a कितना हो जाएगा r/√2, साइड भी हमने निकाल लिया क्योंकि हमें इसका एरिया भी लिखना है। तो √2a इज बेसिकली r, ये डायगोनल है ये साइड है, तो डायगोनल होता है √2a, तो √2a r के बराबर है, तो हमें a भी मिल गया। अब फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला क्या होगा, इसके पास केवल एक COM होगा, है ना। यहां पर जो रेसिडुअल बॉडी है, तुम लोग खुद सोच के बताओ जरा कि इसका सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट किया होगा। आपने जो मासेस कट किया है, आपने एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल मास कट किया है, मतलब जितना एक्स एक्सिस के ऊपर का मास गायब हुआ है उतना नीचे का, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के जितना ऊपर मास गायब हुआ उतना नीचे, तो YCOM नहीं शिफ्ट होगा, आपका XCOM शिफ्ट होगा। शायद ये बात सभी को समझ में आई। मेरा ये कहना है कि जो आपने मास कट किया है वो सिमेट्रिकली जितना ऊपर से आपने गायब किया उतना नीचे से गायब किया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जितना ऊपर से गायब हुआ है उतना नीचे से गायब हुआ है, इसीलिए आपको केवल XCOM मिलेगा, आपको इसका YCOM 0 मिलेगा। मतलब नेट इसका सेंटर ऑफ मास अगर ढूंढोगे, अभी कैलकुलेट करोगे, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं इधर को आएगा, रेसिडुअल बॉडी का कहीं यहां पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा, यहां पे कहीं पर होगा इसका सेंटर ऑफ मास, COM ऑफ रेसिडुअल बॉडी का। ठीक है भाई, तो आपको यहां पे वेक्टर लिखने की जरूरत है। आप वेक्टर लिखना चाह रहे हो तो लिख लो। आप क्या लिखोगे, आई कैप के लॉन्ग लिखना, हालांकि सभी बच्चों को पता ही है, फिर भी आर रेसिडुअल अगर वेक्टर लिखना चाह रहे हो तो क्या लिखोगे, A1R1 माइनस A2R2 अपॉन में A1 माइनस A2। A1 कितना होगा, ओरिजिनल बॉडी का एरिया πr², इसका R1 क्या है 0 आई कैप, माइनस A2 क्या हो जाएगा भाई, A2 अपने पास हो जाएगा स्क्वायर का एरिया A² इंटू इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है R/2 पे, R/2 आई कैप अपॉन में πr² माइनस A², A1 माइनस A2। अब A की वैल्यू भी हमें R के टर्म्स में पता है, तो ये तो 0 हो गया, माइनस A की वैल्यू रख दो R/√2² इंटू R/2 आई कैप अपॉन में A की वैल्यू रख रहा हूं तो मैं वही कह रहा था कि आप वेक्टर नहीं भी लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि नेगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है। ये स्क्वायर है भाई, ये डायगोनल है, तो डायगोनल जो होता है वो अपने पास होगा, ये राइट एंगल है मेरे भाई, कुछ गलत नहीं है। तो आप यहां से ये हाइपोटेनियस होगा, तो A² प्लस A² इक्वल टू R², ये किया गया है, ये किया गया है भाई, ये डायगोनल है। ठीक है, तो आपको यही चीज मिलेगी, कुछ गलत नहीं है। A की वैल्यू A/√2, A की वैल्यू अपनी R/√2 होगा। ठीक है, A की वैल्यू R/√2 हुआ, सब सही है। तो यहां से अब आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर लो, R³ और यहां से R² गायब हो जाएगा, यहां आएगा माइनस R/2√2 अपॉन में ऊपर ये आएगा और इधर आई कैप है, आई कैप माइनस आई कैप को इधर लिख देता हूं जिससे ये आपको कंफर्म हो जाए कि ये इधर ही है, आप देखकर भी बता सकते थे। और यहां से पाई माइनस 1/2। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, ये 2, अच्छा ये √2 भी गायब होगा, ये √2 भी गायब होगा, स्क्वायर है ना, तो √2 गायब होगा, तो अपने पास क्या आ जाएगा R³ और इधर से R², तो एक R बचेगा और यहां से अपने पास आएगा 4।
ठीक है भाई, और यहां से आर स्क्वायर गायब हो गया, पाई माइनस 1/2, पाई माइनस 1/2। क्लियर है? तो फाइनली मैं आंसर लिख रहा हूं, यहां से 2 इससे गायब हो जाएगा, तो r/2 और 2 पाई माइनस 1 माइनस आई कैप। चेक करिए भाई, ये होगा r/2, r/2 2 पाई माइनस 1 आई कैप। ठीक है, अब माइनस साइन आपको ये बता रहा है कि सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा, ये है सीओएम ऑफ रेसिडुअल, तो आपने इसको 0,0 लिया था, तो देखिए ये सेंटर ऑफ मास आपका फाइनली नेगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो यहां पे वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं थी। r/√2 कैसे आया है, r/√2 कैसे आया? यार तुम मजाक कर रहे हो क्या? आपको पाइथागोरस नहीं आता क्या? है, आपको ये पाइथागोरस नहीं आता? यहां से आपको क्या मिलेगा, √2a इक्वल टू r, तो यही तो मिलेगा मेरे भाई। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, स्क्वायर, कैसी कैसी बातें पूछते हो यार। क्लियर है? तो यहां पे आप डायरेक्ट फॉर्मूले लगा के इजीली कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन और किया जाए, मान लीजिए आपके पास एक यही डिस्क है, और इस डिस्क में आपने क्या किया है, एक छोटा डिस्क कट कर दिया है। वो कहीं भी कर सकते हैं, वो छोटा डिस्क आपने कहीं भी कट कर दिया है। तो आपने एक इसमें छोटा डिस्क या कैविटी बना दिया है। ठीक है, अब आपको बताना है कि जो सेंटर ऑफ मास होगा इसी रेफरेंस एक्सिस के अबाउट, ये रेफरेंस एक्सिस है आपकी, ये y है, ये x है। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंसेस है आपको दी जा रही है, इसका जो सेंटर है, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए जा रहे हैं, इसके दिए जा रहे हैं, इसका रेडियस a है, इसका जो रेडियस है वो a है, और इसका रेडियस अपना b है, ये रेडियस अपना b है। ये इसका रेडियस b है, इसका रेडियस a है, इसका रेडियस a है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी दिया जा रहा है आपको, वो डिस्टेंस c है। इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस c है। कर लोगे अब, है ना? कर लोगे? टोटल आपको इसका सिग्मा दिया जा रहा है, सिग्मा। ठीक है, क्या होगा इसका सेंटर ऑफ मास रेसिडुअल बॉडी का? तो ए क्वेश्चन यही है, ए स्मॉल डिस्क of radius b is cut from a larger disk of radius a। ठीक है, तो आपको बताना है फाइंड COM ऑफ रेसिडुअल बॉडी। तो रेसिडुअल बॉडी का COM बताना है। कौन से कट बॉडी का? देखो
कहाँ क्या रॉन्ग है जल्दी बताइए, कुछ कैलकुलेशन में रॉन्ग हो गया है क्या? मुझे तो सब सही दिख रहा है, बाकी बच्चे भी कुछ बोलो भाई। इसका तो बोल सकते हो सब लोग, आसान है। चलिए, तो पहले आप ओरिजिनल बॉडी का निकाल लो। ओरिजिनल बॉडी का सेंटर ऑफ मास तो 0,0 है ना, और ये कट बॉडी का इसी रेफरेंस, ये 0,0 है, तो ओरिजिनल का तो 0,0 हो गया। कट बॉडी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे यहां से, b,0, ये कितना हो जाएगा b,0, तो बस फॉर्मूला लगा दो b,0, नहीं b,0 नहीं होगा, b,0 नहीं c,0 है ना, ये तो रेडियस है इसका, और सेंटर से इसके सेंटर की दूरी है c, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे c,0 हो जाएगा भाई, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे c,0। चलो, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, फटाक से क्वेश्चन का आंसर दो। अब मैं वेक्टर नहीं लिख रहा हूं, सबको पता है कि सेंटर ऑफ मास कहीं इधर शिफ्ट होगा, तो आर रेसिडुअल, अगर वेक्टर लिखते हो तो आपको फिर ये लिखना पड़ेगा, ये माइनस में डायरेक्ट लिख रहा हूं, कट बॉडी का बस होगा कितना होगा A2 R2, A1 R1 तो 0 है, A1 R1 अगर आप लिख रहे हो तो वो तो 0 आ जाएगा, A1 माइनस A2 है ना भाई, तो ये टर्म पूरा 0 होगा, ये टर्म पूरा 0 होगा, R1 0 है, तो माइनस A2 R2 वेक्टर अपॉन A1 माइनस A2, यही तो लिखोगे। A2 कितना है, ये तो आसान है, पाई बी स्क्वायर अपॉन में A1 कितना है, पाई A स्क्वायर माइनस पाई बी स्क्वायर, और R2 कितना है माइनस सी आई कैप, माइनस सी आई कैप, R2 की वैल्यू क्या है सी आई कैप, और ये माइनस सी आई कैप, तो सीधे सीधे आपको मिलता है बी स्क्वायर सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ओवरऑल माइनस आई कैप, मतलब ये पता चलता है कि ये कहीं इतनी दूरी पे होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस में, ये हो जाएगा अपना COM ऑफ रेसिडुअल, ये हो जाएगा COM ऑफ रेसिडुअल, जिसकी दूरी आपको पता है। ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, करके लाइएगा। मान लीजिए हमारे पास एक सेक्टर है, एक सेक्टर है, ठीक है, इस सेक्टर में से आपने क्या किया, एक ट्रायंगल कट कर लिया, एक सेक्टर में से आपने क्या किया है, एक ट्रायंगल कट कर लिया है, क्वार्टर है, ठीक है, इस सेक्टर में से आपने क्या किया, एक ट्रायंगल कट कर दिया है भाई, समझ गए होगे, आपने क्या किया, एक ट्रायंगल कट कर दिया, तो जब आपने एक ट्रायंगल कट कर दिया तो बचेगा क्या, जो बचेगा मैं वो दिखा रहा हूं, केवल ये बचेगा, केवल ये बचेगा ना भाई, ठीक है, ए ट्रायंगल इज कट फ्रॉम ए सेक्टर, क्वेश्चन ये है, ए ट्रायंगल फ्रॉम ए सेक्टर ऑफ रेडियस R, तो ये रेडियस R है, 90 डिग्री बना रहा था, ये सेंटर था, ठीक है, तो सेक्टर पहले पूरा सेक्टर था, उसमें से आपने ये ट्रायंगल कट कर दिया, शायद सबको समझ में आ गया होगा, अरे सबको समझ में आया कि नहीं, मतलब कहानी ये थी कि पहले ये पूरा सेक्टर था, मैं पूरा ही बना दे रहा हूं, मतलब आपने क्या किया, इसमें से पूरा सेक्टर था, इस पूरे सेक्टर से
आपने ट्रायंगल कट कर दिया, ये ट्रायंगल कट कर दिया, अब तो समझ में आ गया सबको। सेक्टर से आपने ट्रायंगल कट कर दिया, तो ए ट्रायंगल इज कट फ्रॉम ए सेक्टर ऑफ रेडियस आर, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रेसिडुअल बॉडी फ्रॉम दिस रेफरेंस एक्सिस। यही रेफरेंस एक्सिस है, इसको एक्स और वाई लेना है। ठीक है, तो फाइंड COM ऑफ रेसिडुअल बॉडी। एक ये करके लाइएगा, ठीक है। एक आपका होमवर्क ये, ठीक है, एक होमवर्क और है कि आपने एक कोई सॉलिड स्फीयर है, एक कंप्लीट सॉलिड स्फीयर है, इसमें से आपने R/2 का एक कंप्लीट सॉलिड स्फीयर है, देखिए एक कंप्लीट सॉलिड स्फीयर में आपने एक R/2 का हॉलो स्फीयर, एक सॉलिड स्फीयर कट कर लिया। तो आपने एक R/2 का क्या कर लिया, एक हॉलो स्फीयर कट कर लिया। ये अपना सेंटर है इसका, ये रेफरेंस एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस। ये सॉलिड स्फीयर है, उसमें आपने एक इतना कट कर लिया, ये आपको दिया हुआ है R/2, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। ये C1 है, ये C है। तो आप बोल सकते हो कि आप सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, आपको बताना है। इसमें रो नहीं दिया है, M दिया है। M आपको दिया है, ध्यान दीजिएगा, ये दिया है मास ऑफ रेसिडुअल बॉडी, मास ऑफ, ये ध्यान दीजिएगा, रेसिडुअल बॉडी ये दिया है आपको, ठीक है। तो ए सॉलिड स्फीयर of radius R/2 is cut from a solid sphere of radius R. Find COM of residual body. तो दो क्वेश्चन करके लाइएगा, बस ये ध्यान रखिएगा कि मास आपको रेसिडुअल बॉडी का दिया है, यहां पर मास आपको रेसिडुअल बॉडी का दिया है। मास आपको किसका दिया है, रेसिडुअल बॉडी का, ये ध्यान रखिएगा। मास किसका दिया है, रेसिडुअल बॉडी का। क्लियर है। हॉर्सशू मैग्नेट का सेंटर ऑफ मास नहीं निकाल पाओगे, अरे यार पढ़ाना बेकार है मेरा, फिर ये हॉर्सशू मैग्नेट का सेंटर ऑफ मास नहीं निकाल पाओगे मेरे भाई। इसको यहां से कट कर देना, इतना रॉड ले लेना, एक रॉड बनेगा, एक आर्क बनेगा, और ये फिर एक रॉड बनेगा। इसका सेंटर ऑफ मास इसके मिड पॉइंट पे, इसका सेंटर ऑफ मास इसके मिड पॉइंट पे। इस आर्क का सेंटर ऑफ मास आपको पता है 2r/π पे, है ना। अब किस रेफरेंस एक्सिस के अबाउट निकालना है, ये आपको दिया होगा। आपको जो रेफरेंस एक्सिस, ये रेफरेंस एक्सिस होगी तो इसके अबाउट निकालिएगा, ये रेफरेंस एक्सिस होगी तो इसके अबाउट निकालिएगा। तो बहुत आसान है हॉर्सशू मैग्नेट का, ठीक है। ये बार इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, जिस गिवन रेफरेंस एक्सिस के अबाउट दिया है उसके अबाउट निकाल के M1y1, M2y2, M1x1 करते जाइए। मेरे पढ़ाने के बाद ये सब तुरंत होना चाहिए। चलिए मिलते हैं फिर, ठीक है, कल। तो रिवाइज करके आइएगा, ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करके आइएगा, ठीक है। चलिए।